अब मैं दो और मेरे खास मेहमान है विजय त्रिवेदी, वो भी यही कह रहे हैं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिलेगी, उनका ये कहना है। और शीतल जी ने भी यही कहा है कि महाराष्ट्र में इंडिया को बढ़त है। तो मैं एक एक करके, विजय जी, अब ये जो बढ़त आप भी देख रहे हैं, ये किस लिहाज से आपको नजर आ रही है? क्यों एनडीए टक्कर देता नजर आता है? मुद्दों की वजह से, या फिर ये जो अलग अलग तीन पार्टियों को लेकर गठजोड़ बना है, ये नुकसान दरअसल बीजेपी को यहीं पर होने वाला है फिर से तोड़फोड़ की सियासत के जरिए? अनम्यूट कर लीजिए सर आप। आपके पास संजय जी बैठे हुए हैं, संजय कुमार साहब, और यशवंत जी बैठे हुए हैं, दोनों मास्टर ट्रैकर हैं आंकड़ों के। तो वो आपको पूरी गणित समझा ही रहे हैं कि कैसे होता है। और अगर आप गणित नहीं मानना चाहते तो समीर जी बैठे हैं, वो जमीन पर आपको समझा रहे थे कि क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर उन दोनों चीजों का जोड़ निकालें तो ये जो मैं सोच रहा हूं वहां पर हम पहुंच रहे हैं। इसमें मैं एक ही बात ऐड करना चाहता हूं, जो तीनों हमारे सहयोगियों ने, मित्रों ने बोला, वो सब बातें ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं कि जैसे महाराष्ट्र को लें, जो राजनीति हुई जोड़ तोड़ की, उसका असर भी हुआ और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को बढ़त नहीं मिली, है ना। अब वो यदि लोकसभा में नहीं मिली, और यशवंत जी की बात तो मैं हमेशा ही ठीक मानता हूं, तो फिर विधानसभा में तो और कम हो जाएगी वो लोकप्रियता का फायदा। नहीं, लोकप्रियता वो है क्या? पहले तो मैं ये भी एक प्रश्न, वो जब बोल रहे थे लोकप्रियता पर, तब भी मेरे मन में ये सवाल था और आपने फिर उसी का जिक्र कर दिया, इसलिए वो लोकप्रियता अब है क्या? अगर 162 के मार्जिन से प्रधानमंत्री अपनी ही सीट निकालते हैं, तब भी हम कहें कि वो लोकप्रियता अभी बरकरार है? लोकप्रियता तो है ही, और लीडर्स के मुकाबले में तो लोकप्रियता है ही। लोकप्रियता कम हुई है, ज्यादा हुई है, लेकिन मैं विधानसभा चुनाव के रेफरेंस में यशवंत जी और संजय जी की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि उन चुनावों के बाद क्या हुआ है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसके दो कारण मुझे लगते हैं महाराष्ट्र में। एक है कि महाराष्ट्र के चुनाव में जाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मुद्दा जो होगा महाराष्ट्र का, मुझे लगता है कि वो आरक्षण और जाति होगा, कि वहां पर किस तरह से ये लड़ाई हो रही है, तो उसमें कैसे आगे बढ़ पाती है भारतीय जनता पार्टी और शिंदे, वो है। और दूसरा इमोशनल कनेक्ट में उद्धव ठाकरे शिंदे से आगे हैं, आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वो समझते हैं शिवसेना उनकी पार्टी और वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लोग उनको समझते हैं। और दूसरा, शरद पवार साहब ने तो अभी साबित ही कर दिया है विधानसभा चुनाव में कि वो अजीत पवार जी से बहुत आगे चल रहे हैं इमोशनल कनेक्ट के मामले में, एनसीपी को लेकर। और अजीत पवार जी कितना भला कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, वो तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही नहीं सोच पा रहे। वो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, संघ परिवार उनको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो सारे मुद्दे मिलकर ऐसा बनता है। और फिर चीफ मिनिस्टरियल फेस का भी बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि दोनों ही पार्टी चीफ मिनिस्टरियल फेस नहीं कर पा रही, लेकिन क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस साहब को या एकनाथ शिंदे साहब को, किसी को सीएम कैंडिडेट बना सकती है? मुझे नहीं लग रहा कि आज की तारीख में ऐसी संभावना हो। तो बिना सीएम फेस के, बिना पॉपुलैरिटी के, और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, और उससे भी ज्यादा जातिगत आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव में आ रही है। आज ही जो घटना हुई है लेटरल एंट्री में, उसमें जिस तरह से बीजेपी ने बैकट्रैक किया है, तो वो बैकट्रैक से ज्यादा ये लग रहा है कि उससे एक माहौल बनता है कि बीजेपी आरक्षण के समर्थन में खड़ी नहीं दिखाई देती, तो बार बार दबाव में आ रही है। जातिगत आरक्षण को लेकर आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक ने पूरे लोकसभा इलेक्शन में उसको बैक ट्रैक पर रखा है, थोड़ा पुशबैक किया है, तो वो नुकसान हो रहा है। और वो महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हरियाणा में तो कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीजेपी ने खुद ने मान लिया कि भैया उनका चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं किया, मतलब वो हमारे को नहीं जिता सकते, तो उन्होंने बदल दिया। और नया चीफ मिनिस्टर बनाया, उसका नाम मुझे याद नहीं रहता अक्सर, वो शायद शीतल जी बता देंगे, या हरियाणा के लोग बता सकते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी, ये अब बहुत सारी चीजें जो नहीं बहुत कुछ आप तो देखते होंगे, लगातार प्रचार उनका, बहुत कुछ काम कर रहे हैं। वहां पर भी कई सारी योजनाएं हाल फिलहाल ही शुरू की गई हैं, उनका प्रभाव नहीं लगता आपको चुनाव में होगा? नहीं, योजनाओं का प्रभाव तो होता है, लेकिन लोगों को पता भी हो कि उनका चीफ मिनिस्टर कौन है, ये पूरा पता होना चाहिए ना सबको। जी बिल्कुल ठीक बात है, मैं इससे सहमत हूँ। कई बार होता है कि वो फिगर यदि आपने बढ़ा दिया है तो वो कार्यकर्ताओं को जोश देता है, जनता को भी आगे बढ़ाता है, लेकिन यदि वो नाराज है तो उसका इंपैक्ट नहीं दिखाई देता है, भले ही नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हमने देखा 400 पार से हम 240 पर और
293 पर पहुंच गए। उसका फिगर का कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम में आते हैं। और विकास, जो महाविकास अघाड़ी है, वहां पर ये बिल्कुल ठीक है कि वहां पर चीफ मिनिस्टर को लेकर लड़ाई हो रही है उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार और कांग्रेस के बीच में कि क्या होगा। लेकिन यदि मोटे तौर पर देखें तो वहां पर शरद पवार साहब भी जानते हैं और कांग्रेस तो जानती है कि उनके पास कोई ऐसा चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है जो उद्धव ठाकरे से ज्यादा मजबूत हो। और कांग्रेस में तो खड़गे साहब ने कहा कि यदि कोई तय होगा तो नाम तय कर देंगे, लेकिन वहां तो शायद नेता अभी तक राहुल गांधी जी हैं। और राहुल गांधी जी ने उद्धव ठाकरे को अश्योर किया है कि भाई आप ही हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, मतलब फेस भले ही ना हो लेकिन आपके साथ ही कांग्रेस खड़ी हुई है। और वो तो सब बाद में तय होगा। जैसे कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो खेल में किसकी कितनी संभावना है इसको भी तो हमें देखना चाहिए ना। ठीक तो है। अभी खेल की संभावनाएं जो है सिल्वर मेडल तक पहुंचने वाली हैं, अभी कोई डिस्क्वालीफाई हुआ नहीं है। अब ये जब मेडल की आप बात कर रहे हैं तो फिर यही मेडल मुझे हरियाणा की याद भी दिलाता है। समीर जी, हरियाणा में आ गई, अगर पिछले कुछ बयानों को हम देखें विजय जी, जो बार बार मोहन भागवत कहते रहे हैं, तो यानी वहां पर डिसीजन मेकर जो है वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ी तो है, और जिस पर अभी तक काम नहीं हो रहा, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यानी कि एक तरीके से अनदेखा किया जा रहा है। वो हो रहा है, वो खुलकर आ रहा है सामने। आशा जी, एक बात तो ये समझनी चाहिए कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, कोई फैसला करता है तो फायदे के लिए ही करता है। ये कम से कम फायदा सोच कर करता है कि किसी को लाया गया है तो ये तो है नहीं कि अशोक चौहान साहब को लाए होंगे कि अब इससे तो नुकसान कर लूंगा मैं अपनी पार्टी का, बीजेपी का। ऐसा तो नहीं है। यह इंडिया ब्लॉक में सब लोग जुड़े हैं तो वो होता है, लेकिन उसके रिजल्ट क्या हो रहे हैं, रिपरकशंस क्या हो रहे हैं, वो बहुत अलग होते हैं। दूसरा, कोई एक फैसला कर लिया गया तो उससे इमीडिएटली बाहर आ जाना भी संभव नहीं होता। अब आज आपके पास एकनाथ शिंदे साहब का बैगेज है, आपके पास अजीत पवार साहब का बैगेज है, आपके पास अशोक चौहान का बैगेज है, तो क्या आप उसको एकदम झटक देंगे क्या? वो दूर धीरे करने में भी आपको टाइम लगता है। किस तरह से होगा इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग आजकल मॉल कल्चर हो गया है, तो मॉल कल्चर में यदि आपकी कोई एक ब्रांड की, एक चीज की, कपड़े की दुकान है या किसी भी प्रोडक्ट की एक दुकान है, तो उसकी यूएसपी ज्यादा होती है, लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन उसी में एक शोरूम है जिसमें सब ब्रांड मिल रहे हैं, तो वहां फुटफॉल तो ज्यादा होता है लेकिन उसकी यूएसपी नहीं बन पाती है, उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाती है। तो वो ब्रांड, अब कई बार फुटफॉल होता है लेकिन जब वो फुटफॉल ब्रांड वैल्यू में नहीं बदलता तो वो थोड़े से समय बाद उसका नुकसान पहुंचाने लगता है, और जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है या जो भी आदमी है, वो ब्रांड वैल्यू के पास पहुंचता है। तो बीजेपी ने इस दौरान अपनी उस ब्रांड वैल्यू को खोया है, समझे? तो वो उसका नुकसान उसको हो रहा है। अब वो कैसे ठीक करेगी उसको, उस काउंटर्स को क्या रीडिफाइन वो कर रही है। कई बार होता है कि आपने अपना काउंटर बना लिया, फिर सेल के लिए थोड़े से अलग अलग छोटे छोटे से काउंटर भी बना लिए, बड़ी शॉप जो है आपकी वो है, वो काम अभी इतना आसान नहीं है। और क्या आपने बहुत बड़ी पार्टी कहा, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी इस स्थिति में है? कहने के लिए सब लोग, बड़े विद्वान लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग सब कह रहे हैं कि अकेले लड़ रहे, तो लड़ लीजिए, अकेले किसने मना किया है? लेकिन हो सकता है ना कि इसका मतलब पार्टी के लोग समझ रहे हैं कि आज हम उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारा मैदान छोड़ दिया शिवसेना के लिए, अजीत पवार के लिए। तो उस मैदान, जो कांग्रेस को अभी इतने समय से दिक्कत हो रही है 10 साल से, क्योंकि कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ती रही, तो उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर भी ज्यादा काम नहीं कर पा रही। तो भारतीय जनता पार्टी को अब इस चक्रव्यूह से निकलना है। मोहन भागवत साहब कह रहे हैं, वो तो अलग बात है, उसकी बात को वो मुझे नहीं लगता कि कोई टाल रहे हैं, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल है। अभी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ये जो गठबंधन है उससे निकलना उसके लिए बहुत संभव मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, एक और चीज और समझाइए हरियाणा सर, में क्या ये नया महाराष्ट्र गठबंधन में बनाना संभव नहीं दिख रहा। एक और चीज समझाइए, ये जो महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, दरअसल इसी नुकसान को देखते हुए नहीं हुआ क्या, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है? इसकी आशंका के तहत नहीं हुआ? नहीं, देखिए, अब इसमें तो कोई फर्क नहीं है। वहां पर 5 नवंबर को खत्म हो रही है विधानसभा हरियाणा में, और वहां 25 नवंबर को, तो 15-20 दिन का फर्क है। 15-20 दिन बाद तो चुनाव आयोग को वहां पर, वो क्या कहते हैं, यशवंत जी अक्सर कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो वो है, उसमें कोई 15 दिन से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। इलेक्शन कमीशन ने सोचा होगा, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए कि वो संभावनाएं देख रहे होंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जा सकता। नहीं, हर बात पे इलेक्शन कमीशन को या सरकार को ये कहना कि वो उस फायदे से सोचते हैं, वो भी ठीक नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट भी कभी कभी देना चाहिए। और 20 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा देश में, महाराष्ट्र में भी क्या राजनीतिक बदलाव हो जाएगा, बहुत सारी बातें। लेकिन ये सवाल हो सकता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो संजय कुमार जी कहते हैं कि भाई होने चाहिए, वो कैसे होंगे मुझे समझ। एक साथ 4 राज्यों के चुनाव नहीं करवाते। हाँ, यही प्रश्न संजय राउत ने उठाया। होने वाले
29 तक भी राज्य तो 28-30 है नहीं है। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन वाले पे तो मैं भी राजी हूँ विजय जी से बिल्कुल। इस बात को हम लोग ने दूसरे कार्यक्रम में इस दिन बोला था कि होने चाहिए थे, लेकिन शायद इन द हाइंडसाइट ये लगता है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव और दूसरा दरअसल इन 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर और झारखंड, ये 2 राज्य सिक्योरिटी की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक जगह पे रेड कॉरिडोर के कारण जम्मू कश्मीर हम जानते हैं, तो शायद इलेक्शन कमीशन की मंशा शायद ये रही हो, मैं इस बात के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा कि वो एक समय में एक संवेदनशील जगह का चुनाव खत्म करके ही दूसरी जगह पे वो उस तरीके से देश भर का चुनाव एक साथ हो जाता है लोकसभा में, और ये 2 जब उन्होंने आश्चर्यजनक बात है ना दिखाई कि 3 चरणों में ही हम चुनाव कर देंगे, तो 4 जगहों का चुनाव एक साथ करते तो और ज्यादा स्वागत योग्य कम। हाँ बिल्कुल, देश भर का चुनाव आप एक जगह लोकसभा चुनाव करवा लेते हैं, तो 4 राज्यों के चुनाव कौन सी बड़ी चीज है? मौका ही क्यों देना, वो भी तब जब आप सवालों को घेरे में हो। मैं इस बात के लिए बुरी तरह सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। शीतल जी।